Anyway sir, so आप ISTM भी सिखाते हैं. Exactly what is ISTM and what is See, it? all these techniques was there, okay, Already. पुराने ज़माने से, okay. ये वेस्टर्न कंट्री ने सिर्फ उसको अडाप्ट किया है और उसको मॉडिफाइड करके एक नया नाम दिया. नाम दिया. बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज, all rest of the countries just adapted. Adapt. But all these techniques were there from the past in the ancient stages. They say ISTM is like instrument assisted soft tissue mobilization भी बोलते हैं, manipulation भी बोलते हैं. Okay, तो ये westernized English में फ्रेम किया गया वर्ड है. उसका ही चाइनीज इज गुआशा. मेडिकल एक्यूपंक्चर जो था उसी को ये चाइनीज है, जापानीज है और कोरियन एक्यूपंक्चर साइंस है. कपिंग सेम हिजामा इज अ अरबिक टर्म, उसको ही वेस्टर्न कंट्री ने मॉडिफाई करके डिकम्प्रेशन डाल दिया. तो है सब सेम. तुम ऐसे हाथ घुमाओ या ऐसे हाथ घुमाओ, वो हाथ तुम्हारा घूम ही रहा है. तो वैसे ही है. तुम नीडल्स को सुपरफिशियली डालोगे तो एक्यूपंक्चर, डीप डालोगे तो ड्राइनिंग. तुम ISTM का टूल, सेम टूल अगर तुम स्टेनलेस स्टील से करोगे तो वो बन जाएगा ISTM. सेम वैसे ही टूल अगर प्लास्टिक के है, मेड अप ऑफ मेटल्स, निकल, आयरन, तो वो गुआशा थेरेपी में आता है. दोनों सेम. बस ये सारे पुराने ज़माने के टेक्निक का रिसर्च काफ़ी कम है. वेस्टर्न वाले थोड़ा रिसर्च ड्रिवन सोसाइटी है. बस नथिंग एल्स. एवरीथिंग इज concept on the body is going to remain the same. Yeah. One last thing about what you're teaching. अभी MFR जो है, it's known for its relieving muscle stiffness. Yeah. अभी myofascial release is also a same. Like massage is a layman term. उसका ही medical terminology is nothing but a myofascial release. वो थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है बट उसका ही मसाज है. वैसे गुआशा सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, तो उसको इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन. या अभी मेन डिफरेंस है जो मसाज होता है, व्हिच मोस्ट ऑफ द पीपल एंड स्टिल द प्रैक्टिशनर डजंट नो. अगर आपको मसल तक पहुंचना है तो यू हैव टू गिव अ डीप टिश्यू प्रेशर. ओके, तो चाहे तुम थंब से दो या एल्बो से दो, तो दैट टाइम यू आर वर्किंग बेसिकली ऑन मसल्स. पर अगर आपको मसल के ऊपर वाले लेयर्स को ट्रीट करना है, जैसे डीपर फेशिया हुआ, superficial fascia हुआ या skin हुआ, then we use guasha because guasha works on the capillary level. Muscles के जो arteries होते हैं या सब arterials होते हैं, we work on that particular level. But in secondary, but primary अगर massage करोगे तो you have to go from the skin to fascia to muscle. So तुम directly तो muscle पे जाओगे नहीं. तो you are opening up the capillaries, फिर उसके branches, ऐसे करके वो heal होता है. So MFI you have to properly give the attention to muscles. If you are working on fascia, then you have to properly give attention to ISTM. So ISTM is meant for fascia. Myofascial release massages are meant for muscles. Yeah. सर मैंने आपको तकरीबन 5 से 6 थेरेपीज के बारे में बात की. एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, अगर कोई स्टूडेंट आज अपना ग्रेजुएशन PPT कंप्लीट करता है, right, तो ये उसके सिलेबस का पार्ट होता है, ये इसको सिखाया जाता है कि ये इसको बाहर आकर एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा? So this all techniques except taping is not a part of the physiotherapy curriculum. Okay, these are classified under CPD courses. Now CPD stands for Continued Professional Development. इसका मतलब तुम्हारा प्रोफेशनल एजुकेशन होने के बाद तुम अपने स्किल को कितना डेवलप करते हो. सो ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग अंडर दैट पर्टिकुलर डोमेन. अगर आप मेडिकल से हो तो दैट इज कॉल्ड एज CME, कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन. इफ यू आर फ्रॉम आर्ट बैकग्राउंड और एनी अदर बैकग्राउंड, अगर वो उसके फील्ड में वो करता है, देन इट इज कॉल्ड एज CPD. तो CPD इज लिमिटेड not just for medical but for entire all the professions. Okay, so ये सारे कोर्सेज जो है वो फिजियोथेरेपी के सिलेबस में नहीं आता because this is a part of the alternative medicines. Okay, like cupping comes under यूनानी. So यूनानी के सिलेबस में कपिंग होता है, तो यूनानी के सिलेबस में फिजियोथेरेपी वाला करिकुलम नहीं होगा. वैसे ही कायरोप्रैक्टर्स का मेन इसमें ड्राई नीडलिंग सिखाया जाता है, बट फिजियोथेरेपी करिकुलम, physiotherapy itself by definition is a non-invasive practice.
ड्राई नीडलिंग इज द ओनली थिंग विच इज इन्वेसिव. दैट्स व्हाई इंडिया में टिल द टाइम वी आर टॉकिंग अभी तक वो लीगल नहीं है. तो सिखाना, प्रैक्टिस करना, इट्स स्टिल अ इलीगल प्रैक्टिस बिकॉज यू डोंट हैव एनी रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर दिस. सो वैसे ही बिकॉज ऑफ द फ्यू केसेस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस, इटली एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे फिजियोस को बैन किया कि तुम ड्राई नीडलिंग नहीं कर सकते हो बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ केसेस ऑफ pneumothorax which has been seen there. So they only want you to be a medical practitioner to do such invasive procedures which are deep and life threatening. So वैसा है. So ये सारे जो courses होते हैं, cupping, ISTM, these are CPD courses which any allied health professional can do it. There is no rules and regulations कि physio ही ये सीख सकता है या कोई दूसरा ब्रांच नहीं सीख सकता है. कोई भी जिसको भी इंटरेस्ट होता है, those who have a basic knowledge of anatomy and physiology can still do it. आपको लगता है कि ये सिलेबस में होना चाहिए फिजियोथेरेपी को? I don't think so. क्योंकि वो ऑलरेडी इतना वास्ट है. अननेसेसरी तुम उसको इंक्लूड करोगे तो तुम्हारा मेन कोर ऑफ फिजिकल थेरेपी विल ओनली फेड अवे. बिकॉज पास होने के बाद भी लोग यही प्रैक्टिस करते हैं. तो तुम उसको उसमें इंक्लूड कर दोगे तो फिर वही प्रैक्टिस करेंगे तो फिर मेन जो फिजियोथेरेपी है वैसे भी उसका इम्पोर्टेंस कम होते जा रहा है, तो वो लोग उसको भी फेड हो जाएगा वो. बिकॉज यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट वॉट एवर इज ट्रेंडिंग यू शुड प्रैक्टिस दैट. अभी का ज़माना वैसा नहीं रहा. नाउ इट्स मोर लाइक द ट्रेंडिंग ज़माना. अभी कपिंग ट्रेंडिंग है तो कभी कपिंग चला, कायरोप्रैक्टिंग ट्रेंडिंग है तो कभी कायरोप्रैक्टिस बन रहा है. एंड यू आर ओपन टू प्रैक्टिस वॉट एवर यू नीड. देयर इज़ नो रूल्स एंड रेगुलेशन कि आज अगर तुम फिजियोथेरेपिस्ट हो तो कल उठ के तुम कायरोप्रैक्टर या ऑस्टियोपैथ नहीं बन सकता. फिजियोथेरेपी एक प्रोफेशन तुमने लाइफ साइकिल में कंप्लीट कर लिया. यू आर फ्री टू डू वॉट एवर इन योर लाइफ until unless the university college accepts you. Like you coming from a medical background can stop medical practice for some time and can go into a law or could go into a finance or do an MBA. So there's no rules and regulation. It's all up to how ethically you practice, how 100% you give to each patients. That's it. सर अभी आपने कायरोप्रैक्टिस की बात की, तो कायरोप्रैक्टिस इसका तो कोई हमारे पास कोर्स है नहीं इंडिया में. What as far as I know, as far as I know, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, तो इसका तो कोई कोर्स है नहीं. फिजियोथेरेपिस्ट इसको मोस्टली मेजरली जो मैं देख रहा हूँ अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो सर पहले तो इसके बारे में बताइए, कायरोप्रैक्टिस एक्चुअली होती क्या है एंड हाउ इट इज इफेक्टिव. या सी, कायरोप्रैक्टर इज बेसिकली a branch of medicine only. Okay, it's a proper 4 years graduation program. तो तुम इसको ऐसे 2 या 3 दिन या a week या डिस्टेंस एजुकेशन से लर्न नहीं कर सकते. जैसे तुमने 4 साल ऑफ फिजियोथेरेपी किया है वैसे 4 साल ऑफ कायरोप्रैक्टर भी करना चाहिए टू एथिकली प्रैक्टिस. अब क्योंकि अपने कंट्रीज में रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हैं, लोग 2 या 3 दिन का वर्कशॉप करके सिर्फ हड्डी तोड़ना इज नॉट अ कायरोप्रैक्टर. हड्डी तोड़ना तो बार्बर भी करता है, करेक्ट, बट विदाउट लॉजिक. यहाँ पे इन कायरोप्रैक्टिक साइंस दे टीच यू हाउ टू इवेल्युएट द स्पाइन. लाइक उनके 1 साल में सिर्फ लंबार स्पाइन ही सिखाया जाता है. यू नो टू नो एग्जैक्टली वेयर यू हैव टू क्रैक द बैक एंड फॉर व्हाट रीजन आर यू क्रैकिंग द बैक. ऐसे नहीं कि बस पेशेंट लेटा है और तुमने तोड़ दिया. 2 आवाज़ चटकाना या आवाज़ आना इज एक्चुअली नॉट अ साइंस. ओके, वो तुम अपने खुद से भी कर सकते हो या हाथ को ऐसे किया तो भी टूट जाएगा. ऐसा इन स्पाइन यू हैव टू डायग्नोज. वो डायग्नोसिस सीखने के लिए 1-2 साल लगता है और उसके बाद एक पर्टिकुलर पोजीशन में एक पर्टिकुलर सेगमेंट से कैसे निकाल के उसको ठीक करना है, तो वो सीखने के लिए यू हैव टू एनरोल in a proper university where they teach a chiropractic science which is another profession for 4.5 years. So वो करने के बाद ही you are eligible to call yourself a chiropractor. अब यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है कि फिजियोथेरेपिस्ट अपने नाम के आगे कायरोप्रैक्टिस भी लिखते हैं और ऑस्टियोपैथ भी लिखते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता. दिस इज एथिकली illegal. Okay, that's why we have one association in India by the name of Chiropractic Association. They start, if you go onto their Facebook page,
वो सारे फिजियोस के ऐसे फोटो डाल के इधर लिखते हैं कि ही इज़ नॉट अ ऑफिशियल कायरोप्रैक्टर. Okay. So you can go on Facebook on their channel and can see कि जो भी नामी गिराने इंस्टाग्राम पे जो कायरोप्रैक्टर्स है, they are actually not a chiropractors. They just learnt it from somewhere and they are just cracking the back, but that's actually not a chiropractic science. Chiropractors are the people who works majorly on adjustment of your bones, which has been like mechanically gone into a dysfunction. They work more on the soft tissue, not muscle. उनके assessment and physiotherapy assessment or the approach are totally different. Dry needling is actually a part of soft tissue treatment used by chiropractors, okay, and doesn't come under a domain of physiotherapy. Physiotherapy is purely non-invasive and exercise-based concept. Correct. Okay, so strengthening and everything comes under physiotherapy domain. Chiropractors works on soft tissues as well as the mechanical dysfunction, the bone adjustments. But you cannot call a bone adjuster as a chiropractor, because bone adjustment is not a science, it's just the way of doing it. Chiropractors use the diagnostic tool, assessment and correction of that particular segment. So it's basically a science and not just be taken like casually. But जैसे अभी it is trending now and we see a lot of videos on Instagram or in Facebook. But all this medical negligence are only in India. If you go abroad, UK, USA or Canada, because the rules and regulations are strict, their doctors and everything goes into a lot of scrutiny, and a lot of sues has been happened over the years. So they are pretty much strict about it, because you don't have any rules and regulations in India. Any layman person can write chiropractors under his name and can start the practice. Correct. And it's not only about chiropractors, it is also about doctors. Yeah, every other. Doctors. So a lot of malpractices are only happening in India. That's the situation in India. क्यों लगता है सर आपको ये सब क्यों नहीं है हमारे? Councils नहीं है ना, we don't have a proper council governing the profession. Even though council रहे के भी, there should be a person who should be responsibility taking this profession and एक्टिंग ऑन इट. सिर्फ काउंसिल का ऑफिस होना, फिजिकल होना उसका डजंट कंफर्म द वर्क पुट इनटू इट. सो इंडिविजुअल, नॉट जस्ट काउंसिल, ऑल द प्रैक्टिशनर्स शुड कम टुगेदर and they have to protect their own self from such malpractice. Because until and unless you are not taking any kind of legal actions, no one will ever stop their practice. No one. Agreed sir. Because मुझे ऐसा लग रहा है कि जो actually ethically practice करते हैं, चाहे डॉक्टर्स हो, फिजियो हो, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर हो, वो इन जो अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके वजह से उनको डैमेज हो जाता है. Exactly. एंड आप बोल रहे कि काउंसिल है, पर काउंसिल इज नॉट एक्टिंग इन सच अ वे जो उसका इंसाफ होना चाहिए उसको करने का. वैसे नहीं. See, काउंसिल इसके लिए होती है टू प्रोटेक्ट द नॉर्मल सिटीजंस from medical negligence, and council is there to protect practitioners also. Correct. But वो हो नहीं रहा. काउंसिल सिर्फ एक्टिव है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कि तुम हमारे पास रजिस्टर करो. होलसम चंक ऑफ मनी विल गो टू देम, अराउंड 3,000-5,000, बट उसका एक सर्टिफिकेट देंगे. वो 3 या 5,000 जो आप सालाना भरते हो या 2 साल में एक बार, उसका आपको कोई रिटर्न मिलने नहीं वाला, कुछ नहीं. लाइक दे आर नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट यू, दे आर जस्ट देयर टू गिव यू जस्ट 1 सर्टिफिकेट. दैट्स कि ये सर्टिफिकेट से यू कैन प्रैक्टिस. बट उसके बाद क्या, अगर कुछ मेडिकल नेग्लिजेंस गलती से हो गया, बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर हो गया, हु विल प्रोटेक्ट? नो वन. So that's how the situation. आपने कभी सर काउंसिल को कंप्लेन या इस तरीके का कुछ किया? So मैं IAP के लिए थाने डिस्ट्रिक्ट का I have been the anti-quackery member. Okay. So मेरा काम था यही सारे जो कोर्सेस होते हैं या illegal practices happening in Thane area to look into it. अच्छा. So during that stance or during that tenure, I have like exposed around 5-6 individuals who were not an authorized teacher of that particular technique, but still they were teaching. Yeah, and that too, see, teaching करना बुरी बात नहीं है, but गलत knowledge देना is a wrong thing, क्योंकि वही गलत knowledge फिर आगे पास ऑन होता है. So तुम सीख लो ना पूरा, तुमको क्या तकलीफ है नहीं सीखने के, तुम सीख लो पूरा,
पूरा लेवल 1 करो, लेवल 2 करो, लेवल 3 करो, सर्टिफिकेशन लो और फिर पढ़ाओ, फिर मेरे जैसे कोई एक्शन नहीं लेंगे। तुम लेवल 1-2 कर रहे हो और फिर सिखाना चालू कर रहे हो तो वो तो गलत ही है ना। करेक्ट। अब इसके कितने सारे कंप्लेंट्स और लेटर्स काउंसिल में ऑलरेडी गए हैं, आपने किए? या फिजिकल मैं जाके वहाँ पे बकायदा इवन RTI तक हुआ है, पर एक्शन टिल डेट 0। लोग अभी भी इलीगली कर रहे हैं वो वर्कशॉप्स। ओके। या तो आप ये बोल रहे हैं कि आपने ऐसे लोगों के अगेंस्ट आपने कंप्लेंट भी रजिस्टर्ड की, काउंसिल के पास गए, खुद चले गए, बट फिर भी काउंसिल ने कोई एक्शन नहीं कुछ नहीं, दे जस्ट राइट अ लेटर दैट वी डोंट हैव एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस। आपके मुंह पे ऊपर मार के फेंक देंगे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं है तो क्या ही हम एक्शन लें। पर तुम वहाँ पे बैठे हो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए, तुम ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है तो आओ और चोरी करो। ओके, तुम वहाँ पे हो टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लाइक us who has invested so much of money going abroad, learning the technique, and then whatever hard work we have put in, we are trying to deliver it to the future generation. और लोग यहाँ पे इंडिया में बैठ के नाम जर्मनी का डालते हैं, नाम USA का डालते हैं, लाइक वो साउथ अफ्रीका से यहाँ पे सिखाने आया और नाम के आगे लिखेंगे साउथ अफ्रीका। अच्छा। तो सर्टिफिकेशन देने वाला साउथ अफ्रीकन है। Correct. तुम अपने नाम के नीचे अगर साउथ अफ्रीका डालोगे, इसका मतलब जनरल पब्लिक को ये लगता है कि तुम साउथ अफ्रीका जाके सीख के तो ऐसे तो कोई भी यूके डाल सकते, सारे कंट्रीज के नाम डाल दो। Correct. वो होता भी है। सो दिस इज ऑल इज लाइक फूलिंग द स्टूडेंट्स। दिस इज लाइक मार्केटिंग थिंग है कि लाइक अगर चलो इसने इतने सारे कंट्रीज के नाम डाले हैं 5-6 तो ये पक्का नॉलेजेबल होगा क्योंकि इसने जाके किया, पर उनको ये नहीं पता कि दीज आर जस्ट नेम। तुम उसका पासपोर्ट चेक करो और टैली करो उसके साथ कि सच्ची में ये बंदा गया भी है या नहीं। सो काउंसिल, नॉट जस्ट महाराष्ट्र काउंसिल, आई हैव रिटन इट टू गुजरात काउंसिल, और गुजरात काउंसिल का भी ऐसे एकदम लेम स्टेटमेंट आया है। एवरीथिंग इज़ ऑन रिकॉर्ड, एवरीथिंग इज़ ऑन प्रिंटेड पेपर, RTI तक फाइल किया कि भाई क्या किया तुमने इसके ऊपर। बट इवन आफ्टर फाइलिंग एन RTI, द काउंसिल मेंबर्स आर सो लेम। फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस CPD एजुकेशन, नॉलेज उनका ज़ीरो है। आई डोंट नो हु अपॉइंट्स देम टू बी इन द मेंबर ऑफ द काउंसिल और बी अ प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल। They are only there to regulate the colleges, regulate the inspections, और वो भी अगर तुम करप्ट ऑफिसर को मिले तो पैसे दे के, कुछ कॉलेजेस ऐसे भी है जो बैन हुए बट थोड़े से काउंसिल को पैसे दे के वो बैन फिर से रिवोक भी किया, लिफ्ट भी हो गया। तो ऐसे सिचुएशन है। सो इंडिया में there is no one who is like actually working hard to uplift the profession. अगर तुम कोशिश भी करो कि अपलिफ्ट करने की कोशिश भी करो तो भी तुम्हारी आवाज़ को थोड़ा सा दबा दिया जाएगा। या अब मैं अकेला कितने कंप्लेन करते रहूँ। यू शुड हैव लाइक अ स्टूडेंट शुड आल्सो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ दे नो दैट देयर इज अ स्कैम व्हिच इज हैपनिंग टू देम, गो एंड कंप्लेन टू काउंसिल, एक्ट ऑन इट। पर क्या लोगों के पास टाइम नहीं है, फिर लीगल फीस लड़ने की पैसा भी नहीं है, इसमें जाना नहीं, टाइम वेस्ट ये वो। तो दैट्स व्हाई द कंट्री ओवरऑल इज नॉट इम्प्रूविंग, प्रोफेशंस आल्सो इज नॉट इम्प्रूविंग। स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट डन डिप्लोमा ऑफ फिजियोथेरेपी still comes into practice. Correct. So क्यों कोई अपना 6 साल बर्बाद करेगा जब 2 साल में उसको वही काम करना है। Correct. Agreed. Yeah.